हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ट्वेल्थ फिजिक्स समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ट्वेल्थ में आ चुके हैं तो ऑफकोर्स आपका 11th कंप्लीट हो चुका होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब आपको ट्वेल्थ फिजिक्स बहुत अच्छे से समझेगी। बट महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बिकॉज जब भी हम 11th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग हमको ये सजेशन दे देते हैं कि 10th से अभी पढ़ के आए हो आप, ठीक है, तो 11th में थोड़ा सा एंजॉय कर लो। इस वजह से ना बच्चे 11th के फिजिक्स पे उतना ध्यान दे नहीं पाते, जिसके कारण जब 12th में आते हैं तब उनको समझ में आता है अरे यार कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसको समझने के लिए हमको 11th के उन चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर मेंशन करना चाहता हूं कि जिन चैप्टर को अगर किए बिना अगर आप 12th फिजिक्स समझना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो आगे की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने से पहले, आगे के वीडियोस समझने के पहले, या फिर चाहे आप ऑनलाइन मेरे वीडियोस देख रहे हो या फिर ऑफलाइन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, दोनों ही सिनेरियो में चीजें आपको तभी समझ में आने वाली हैं जब तक आपको 11th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास ना हो तो अगर आपके कोई संपर्क में कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर कोई आपके बड़े भैया हैं, बहन हैं, उनसे आप पूछिएगा कि जब वो 12th में आए थे तो फिजिक्स के कौन से सेक्शन में उनको डाउट आया था, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में। आप नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोग आपको ये आंसर करते हुए बहुत इजीली मिल जाएंगे कि उनका जो पार्ट 2 सेक्शन। अब यहां आप सोचोगे पार्ट 2 सेक्शन कौन सा सेक्शन है। बेसिकली फिजिक्स जो है ना वो 2 सेक्शन में इजीली डिवाइडेड है। वैसे तो कई सेक्शंस होते हैं, बहुत ब्रॉड होती है फिजिक्स, बट अगर मैं जनरली अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताऊं तो अगर मैं हटाना चाहूं तो एक सेक्शन मैंने बोल दिया कि ये मैकेनिक्स हो गया और दूसरा सेक्शन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बोलूं तो मैकेनिक्स वाला जो सेक्शन है वो बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं 12th स्टैंडर्ड में, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है वो बच्चे नहीं कर पाते। अगर आप किसी से पूछेंगे 90% लोग आपको यही आंसर देंगे कि जो पार्ट 2 सेक्शन है वो हमको नहीं समझता है। इसका रीजन बस इतना सा है कि जब आप 11th में रहते हो तो वहां पे आपने कुछ ऐसे चैप्टर थे जिन पे आपने अच्छे से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब वो चाहे लोगों के बहकावे में आके या फिर अपना फन और थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आप पूरे साल भर। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली अभी आपको कुछ चैप्टर मेंशन करने वाला हूं। अगर आप उन चैप्टर को ढंग से कर लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 12th का जो फिजिक्स है वो आप काफी ज्यादा इजीली परस्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कौन से वो चैप्टर हैं जिनको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए 12th फिजिक्स काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको 12th में अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो 11th में इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो 11th में चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो नाम से आपका 11th में चैप्टर है वही सेम नाम से चैप्टर कंटिन्यू हो जाता है 12th में। अब दिक्कत कहां आएगी, मान लो अगर आपने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक नहीं पढ़ा है तो 12th का जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करोगे तो जहां से ये चैप्टर खत्म होता है वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इस टॉपिक में अगर आप ने पढ़ा होगा तो यहां पे गॉस लॉ होता है। अब गॉस लॉ आपने 11th में अगर नहीं पढ़ा तो 12th में गॉस लॉ से ही टॉपिक कंटिन्यू होगा। तब आप कितना भी ट्राई कर लेंगे, आपको कोई भी टीचर कोई भी फैकल्टी पढ़ा लेगा, आपको ये टॉपिक नहीं समझेगा। इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के साथ मोस्ट ऑफ द जगह दिक्कत होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी पार्ट 2 सेक्शन अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो पढ़ाने जाएंगे, है ना, तो फिर बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट आएंगे। और ये टीचर्स की बिल्कुल गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए। हाँ, एनसीईआरटी वालों के साथ इजी हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप 12th में जाएंगे तो पूरा जो टॉपिक है वो इंडिविजुअली एक ही चैप्टर में बनाया गया है। बट महाराष्ट्र बोर्ड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं। महाराष्ट्र बोर्ड में देखो ना, दोनों अलग अलग चीजें कर दी है। आप चाहिए तो आप बुक दोनों उठा के कंपेयर करके देख लो। ठीक, दूसरा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, जितना भी पार्ट 2 है उसको अगर मैं एक शब्द में समराइज करूं तो वो शब्द आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पता है तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड बनाना आना चाहिए। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आना चाहिए। आपको बेसिक मैग्नेटिज्म पता नहीं है तो आप कन्वर्जन कैसे सीख पाएंगे। तो दूसरा जो चैप्टर है वो आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिज्म। ठीक, तीसरा जो कॉम्पिटेटिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा। अगर कोई ये बोलता है कि ये टॉपिक छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना।
चाहे आप जेई कर रहे हो, चाहे आप नीट कर रहे हो। इन दोनों चैप्टर, बेसिकली ये है सिंगल चैप्टर ही, महाराष्ट्र बोर्ड ने बस इसको दो अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया है। 11th में इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, और यही सेम चैप्टर 12th में आ जाता है और बन जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिन लोगों ने 11th में अगर ये चैप्टर सुना है तो आपने देखा होगा कि इसमें रजिस्टर वगैरह रहता है, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, ओम्स लॉ। आप इमेजिन करो कि आपको ओम्स लॉ नहीं पता, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि ओम्स लॉ के बिना आपका टॉपिक ही नहीं कंटिन्यू होगा। आपका जो पहला लॉ है उसमें बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक यूज होगा ओम्स लॉ का। तो कोई भी टीचर मान लो अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा है, उसने बताया कि ठीक है हाँ ऐसा लॉ है, ऐसा ऐसा आप यूज कर लो, लेकिन आपको आइडिया नहीं क्योंकि आपने 11th में पढ़ा ही नहीं। फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, जैसे अभी आप देख रहे हो वीडियोस, आप खुद परेशान होगे। ठीक, उस परेशानी से बचने के लिए मैं इसीलिए बार बार मैंने इसीलिए पहला वीडियो ये बनाया ताकि आप क्लियर हो सको खुद से कि आपको करना क्या है और किस किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि 11th आपका नहीं हुआ या आपके पास इन सारे चैप्टर को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप ये पूरा रटो। आप इन पांचों चैप्टर में से जो भी 3 चैप्टर में आप कंफर्टेबल हो उसको कर लेना, और 12th में उन्हीं से रिलेटेड चैप्टर ही कंटिन्यू करना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप मेरे सारे वीडियोस हर एक टॉपिक 12th के चैप्टर के पढ़ो, मत पढ़ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक नहीं किया। लेकिन अगर आप बेसिक करने के लिए पूरा टाइम देने के लिए डेडिकेटेड हो जाते हो, तब 100% गारंटी कि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझने वाली है और समझेंगे भी। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये काफी क्रूशियल चीज है। सेमीकंडक्टर 11th का अगर आप चाहो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे में सेमीकंडक्टर। मैं खुद भी इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियोस रेडी हो जाएंगे तो आपको ना कहीं ना कहीं पिन होता हुआ वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब 11th में चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, और वही चीज 12th में बन गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका मतलब अगर आपको यही नहीं पता कि सेमीकंडक्टर है क्या, तो उसके डिवाइसेस, उसके एप्लीकेशन कैसे समझ पाओगे आप? इसलिए अच्छा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फ्री के मार्क्स दिलाएंगे आपको। बेसिकली इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द चीजें थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल। इसका मतलब अगर आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे से यहां अगर 11th में थियरी पढ़ के जाते हो, इसका मतलब 12th में श्योर शॉट है कि आपको ये फुल मार्क्स दिलाए। लेकिन बस वही चीज है कि आपको ना कोई समझा पाता और ना आप समझना चाहते हो। बेसिकली आप समझना नहीं चाहते, इसी वजह से आप 11th में ये सारे चैप्टर छोड़ के आ जाते हो। फिर 12th में पूछोगे कि अच्छा सर कौन से चैप्टर बता दो, 5 चैप्टर बता दो, 7 चैप्टर पढ़ा दो, पढ़ ले बस पास हो जाए। बट ऐसा होने वाला नहीं। ठीक, ये 4 चैप्टर तो पार्ट 2 के लिए बेसिक हो गया। अब पूरे फिजिक्स को समझना है तब क्या जरूरी है? 5वां इसीलिए मैंने लिखा है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप किसी अपने दोस्त से ही पूछना, रैंडमली जाना और पूछना जरूर, रैंडमली जाके बस उससे पूछना न्यूटन का सेकंड लॉ बोल दो। 12th में आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टक हो जाएंगे कि अच्छा थर्ड लॉ याद है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ नहीं पता होता। अब आप सोचो कि अगर आप 1 साल पूरा देख के आए, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पता, जो मैकेनिक्स का बेस है वही नहीं पता आपको, तो आप कैसे 12th का फिजिक्स समझ पाओगे? इस वजह से मैंने 5th में कंडीशन आपके लिए डिराइव करके दिया है कि अगर आपको समझना है तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए न्यूटन को फादर ऑफ मैकेनिक्स बोला जाता है, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स। और अगर आपको न्यूटन के ही लॉ नहीं पता तो बहुत कम चांसेस है कि आपको मैकेनिक्स अच्छे से समझेगा। फिर वही चीज हो जाएगी कि इतने बार देखा हुआ है कि रट गया है लेकिन समझेगा नहीं क्योंकि मैकेनिक्स नहीं पता। ठीक, लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने मेंशन किया है वो है मैथ्स, मतलब कैलकुलस पार्ट। मैथमेटिक्स का भी जो सबसे एफिशिएंट सेक्शन है वो है कैलकुलस। देखो, इसको मैं थोड़ा सा तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूं। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी बच्चे हैं ना, सबने लॉकडाउन फेस किया हुआ है। ठीक है, न्यूटन के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि पूरा जो फिजिक्स है उसकी जो नींव किसी ने रखी है, किसी बड़े साइंटिस्ट ने, उसमें किसी का अगर नाम आता है तो वो है न्यूटन का। आपको पता है कैलकुलस भी न्यूटन ने ही डेवलप किया है।
और अब आप सोचो कि कैलकुलस डेवलप करने के पीछे न्यूटन का पर्पस क्या था, पता है? कैलकुलस डेवलप किया था न्यूटन ने फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। अब आप सोचो कि अगर किसी साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर चीज डेवलप की, कैलकुलस, ताकि फिजिक्स इजी हो जाए, लेकिन आपने कैलकुलस ही नहीं पढ़ा, कैलकुलस ही नहीं समझा, तो क्या फिजिक्स आपके लिए इजी रह गई? बिल्कुल नहीं। यह दिक्कत उन बच्चों के साथ ज्यादा होगी जिन्होंने बायो लिया है, या जिन्होंने ना 11th में मैथमेटिक्स लिया ना 12th में मैथमेटिक्स लिया। अब उनको कैलकुलस से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता ही नहीं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर वो डायरेक्ट कूद जाएंगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिजिक्स में 12th में देखेंगे, अरे यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला ही डेरिवेशन आ जहां पर इंटीग्रेशन लग रहा। उनको फिजिक्स समझ जाता है कि अच्छा नेचर कैसे काम करता है, वो समझ जाता है, लेकिन उसी नेचर के फिनोमेना को जब अप्लाई करना होता तब ठन गोपाल कुछ नहीं समझ रहा। उसका रीजन ये बाहर से बैठे हैं कैलकुलस। इसके बिना कोई भी फैकल्टी आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, ये ध्यान रखना आप। हर टीचर सिर्फ इतना कह के रह जाएगा कि हाँ ठीक है ये हुआ, अब यहां से तुमको इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा कि उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन एग्जाम में उस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है वो आपको खुद पता होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो आप। इसका मतलब अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अभी आपका 12th स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, ये जो 5-6 चीजें मैंने मेंशन किया है, कुछ भी करो, रात दिन एक कर दो, बट ये 5 चीजें होनी चाहिए, नहीं तो आपका 12th दिक्कत में आएगा। फिर आप वही करोगे कि सर 5 चैप्टर, सर 4 चैप्टर, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, कोई ना कोई टेलीग्राम पे कुछ मिल जाए, नोट्स पढ़ लो, वो मत करना, नहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मेरे भी अगर आगे की वीडियोस आप देखना चाह रहे हो या वीडियोस देखोगे 12th से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको 11th की कुछ चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र बोर्ड डिजाइन ही उसी तरीके से हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता ना कि हाँ ठीक है चलो 11th में ही मैंने पूरा तुमको 12th का वीडियोस बना दिया। तब आप बोलोगे, जब 11th का वीडियोस देखने लगो तो बोलोगे अरे ये तो अभी आ ही नहीं रहा है, 1 साल बाद देखेंगे। इस वजह से महाराष्ट्र बोर्ड वालों को दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको चीजें क्लियर रखनी है तो प्लीज इन सारी चीजों पे काम कर लें। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। थैंक यू।